लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। हम्म। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग आयुष्मान, गुड इवनिंग सपाटी। माइक लगा देता हूँ। अभी आवाज़ क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे की पढ़ाई। तो सबसे पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द शोन फिगर अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एज शोन एन इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस इज ऑल्सो ड्रॉन एज शोन द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर विल बी। मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। क्यों पसंद है बताता हूँ रीज़न, ध्यान से सुनना भाई। ये जो डिस्क है ना, इसके एंड हैं, ये एंगल कितना होगा पहले ये निकाल लेते हैं। ये आर, ये √3r, तो मेरे हिसाब से टेन थीटा की वैल्यू बच्चों आएगी √3 और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3। ठीक है, अच्छा। तो अगर मैं सॉलिड एंगल्स से काम करूँ तो देखो भैया ऐसा है, ये वाला सॉलिड एंगल, ये वाला सॉलिड एंगल और ये वाला सॉलिड एंगल अगर मैं 4π में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो रिमेनिंग वाला सॉलिड एंगल ये वाला बचेगा। और इस सॉलिड एंगल से जो भी फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी वही सिलेंड्रिकल सरफेस से फ्लक्स का काम करेंगी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सॉलिड एंगल मैंने सिखाया है। एक डिस्क जो सॉलिड एंगल बनाएगी वो हो गया 2π1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस π/3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? कॉस 60 की वैल्यू है हाफ, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आती है पाई। अगर ये पाई है बच्चों तो वो वाली डिस्क भी पाई सॉलिड एंगल बना रही होगी। टोटल सॉलिड एंगल पूरे स्पेस का कितना होता है? 4π। तो 4π माइनस 2π is the remaining solid angle made by the cylindrical surface at the center of the cylinder, that is 2π। फिर इसके बाद हम गॉस लॉ से सोच सकते हैं कि अगर ये Q चार्ज है तो इस Q चार्ज से एसोसिएटेड बच्चों टोटल जो फील्ड लाइंस होती हैं, या यूं कहें कि टोटल फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स 4π होता है। तो 4π सॉलिड एंगल से Q/ε0 फ्लक्स जाता है, तो 2π सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स जाएगा? तो इसका आधा जाएगा ना बेटा, तो इसका आंसर 3 होगा। ठीक, मन पटेल ने इसका आंसर बता दिया है। सर अर्नशॉस थ्योरम का प्रूफ बता देंगे? बिल्कुल बताऊंगा बेटा। अच्छा याद दिलाया आपने, आज अर्नशॉस थ्योरम का प्रूफ आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, it has volume charge density rho if the electric field at point 2r distance above its center, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताई गई है E। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट विच इज 2r बिलो इट्स सेंटर? ये कह रहे हैं इसके सेंटर से 2r नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? से A' होगी।
मान लेते हैं ई डैश होगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये फील्ड ई डैश है, ध्यान देना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्फेयर को अगर मैं उल्टा कर दूं तो इस स्फेयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर फील्ड इधर ई डैश होगी और यहां से 2r डिस्टेंस पर ई होगी नीचे की ओर। यदि मैं इन दोनों स्फेयर को ऐड कर दूं बच्चों, तो एक कंप्लीट सॉलिड स्फेयर बन जाएगा, बन जाएगा। और कंप्लीट सॉलिड स्फेयर के 2r डिस्टेंस पर फील्ड अगर मैं सुपर पोजिशन से देखता हूं तो E प्लस ई डैश आ जाएगी। और E प्लस ई डैश की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है? क्योंकि मैं स्फेयर के बाहर हूं, तो शेल थ्योरम 2 के हिसाब से मैं सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकता हूं। अच्छा, स्क्रीन वर्क नहीं कर रही है, सही कह रहे हो। ओके, समझ में आ गया बच्चों, कुछ गड़बड़ हुआ है मामला। बस 1 मिनट रुकिएगा, अभी सही करता हूं। ओके 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 ओके, अब देखिए, अभी स्क्रीन आई क्या? अब आ गई। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर देता हूं बच्चों। मैंने क्या माना, यहां से 2r डिस्टेंस पर फील्ड E गिवन है और यहां पर B पर फील्ड पूछी गई है। मान लेते हैं इस B पर जो फील्ड है वो E डैश है, ठीक है, ये मान लिया। तो यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, यदि मैं इस स्फेयर को ऐसे उल्टा कर दूं, तो कह सकता हूं ये E डैश वाली फील्ड यहां हो जाएगी, ऊपर की ओर E डैश, ठीक। और यहां पर नीचे की ओर यहां से E होगी क्योंकि यहां पर E थी। अब मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों स्फेयर को ऐड कर दिया। जब इन दोनों स्फेयर को ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट स्फेयर बन जाएगा और यहां पर फील्ड E प्लस ई डैश आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कंप्लीट स्फेयर के कारण शेल थ्योरम 2 के हिसाब से हम 2r डिस्टेंस पर फील्ड निकालने के लिए पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो सीधा सीधा हम कहेंगे E प्लस ई डैश की वैल्यू होगी के क्यू, मतलब 1/4πε0। क्यू की वैल्यू बोलो बच्चों, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर। यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बची? ये वैल्यू बचती है रो आर अपॉन 12 अपसाइलन नॉट, इतनी वैल्यू बची। तो यहां से ई डैश की वैल्यू आती है बच्चों रो आर अपॉन 12 अपसाइलन नॉट माइनस ई, ये वैल्यू आ रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। फाइंड द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द स्ट्रिंग इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम वर्टिकल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे इसलिए लगता है कि इसमें जनरली लोग जो आंसर निकालते हैं ना, वो टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। वो कहते हैं इधर हो गया सर ई इंटू क्यू, इधर हो गया एम जी। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो टेन थीटा बराबर क्यू ई बाई एम जी आएगा, यानी कि क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जी। ये नहीं होगा, आज ही कंप्यूटर ख़राब हो गया। सही कह रहे हो, मेरा भी तो अभी ख़राब हो गया था। ये आंसर क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनना। उसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द स्ट्रिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम वर्टिकल। ऐसा नहीं है कि आपसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी जा रही हो। क्या फिर से वही लोचा आ गया? ये क्या हो गया यार? मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बना रहा हूँ, कुछ बन ही नहीं रहा है।
सब क्यों हो रहा है यार? ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बार बार आ रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम्म। अच्छा, थोड़ा सा वक्त देना मुझे, मैं सही करता हूँ, ठीक है? हम्म। बच्चों, मेरा मानना है कि अब ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन मैंने जो भी इस पे चेंजेस किए हैं अपनी स्क्रीन पर, लेकिन देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी। हाँ, तो वापस आता हूँ। मैं ये कह रहा था बच्चों कि जैसे ही मैं यहाँ पर छोड़ूंगा ना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर तो ये यहाँ रुकता कि वो ये एम जी बैलेंस हो जाते और टेंशन तीनों मिल करके और ये इक्विलिब्रियम पर रुक जाता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। वो कह रहे हैं इफ सडनली अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द बॉब इन द पोजीशन shown in figure, find the maximum angle through which the string deflects from vertical। वो इक्विलिब्रियम पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है जैसे मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने तुमसे बोला कि यार ये बताओ, एक पेंडुलम को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, तो बताइए छोड़ने पर ये पेंडुलम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकेगा या ओवरशूट करके उतना ही दूर दूसरी साइड चला जाएगा? तो आप कहोगे सर उतना ही चला जाएगा और ऐसे ऐसे स्विंग करेगा, ठीक है? यही तो बोलोगे आप, क्योंकि नेट फोर्स सर इधर है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इधर होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी इधर होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए, यही बोलोगे ना आप? कोटा के सेंटर पर पढ़ना है, कोई बात नहीं, आप अनसेट दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, आपको बढ़िया स्कॉलरशिप मिलेगी। और क्या ये क्यों आ रही है प्रॉब्लम? भी हो रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ब्लर तो इस वजह से हो रहा होगा। और बीच में क्या हो रहा है, देखा स्क्रीन वाला? फ्रीज हुआ है एकदम से। मैंने क्या किया, इसका स्क्रीन सेवर मतलब वो जो नहीं लॉक स्क्रीन, हाँ, उसको परमानेंट ऑफ किया अभी अभी। ये एक नया टोटका लगाया है, देखते हैं। होना तो नहीं चाहिए, वो होना पहले भी नहीं, नहीं होता। पता नहीं एकदम से शुरू हो गया। एक बार चेक कर लेंगे। कर लेंगे, ठीक है, एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, सही है। हाँ, अभी मैं सुंदर दिख रहा हूँ। कैमरा साफ किया गया, अब मैं पहले से ज़्यादा सुंदर दिख रहा हूँगा, ठीक है? तो सीधा कह सकते हैं हम लोग, एंगल जो होगा बच्चों ट्वाइस ऑफ थीटा होगा, 2 थीटा होगा, दैट मीन्स 2 tan इनवर्स क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। या आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप यही बात कह सकते हैं, है ना? सेम चीज़ वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कही जा सकती है कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, और वो कितना है, QE, लगातार कांस्टेंट लग रहा है, और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, और बच्चों मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, ठीक, दोनों में कांस्टेंट है। अब अगर ये दोनों में कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं ना भाई कि ये mg की तरह काम करेगा, जैसे यहाँ पर mg काम कर रहा था। तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल स्विंग करके ये अपोजिट साइड पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगले क्वेश्चन पे की ओर देखते हैं। Two large conducting sheets are kept parallel to each other as shown. In equilibrium, the charge density on facing surfaces is sigma 1 and sigma 2. What is the value of electric field at A? इसमें थोड़ा सा लोचा है बच्चों। इसमें लोचा ये है कि कंडक्टर जो है ना, सर ने क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली में कंडक्टर का डाल दिया है। हालांकि कंडक्टर की पता है किस प्रॉपर्टी से होगा, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी से होगा, मैं बता देता हूँ कि कंडक्टिंग सरफेस पे अगर चार्ज सिग्मा डेंसिटी है ना, तो यहाँ पर फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, कंडक्टर के कारण नहीं, नेट फील्ड होगी। मतलब यहाँ पर आप चार्ज वार्ज रखोगे ना कोई एक्स्ट्रा इसके सामने, तो उससे सिग्मा वेरी करेगा। उससे क्या वेरी करेगा? उससे सिग्मा वेरी करेगा।
ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नई वाली आ जाए, लेकिन फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, ये इस पर बेस्ड है, जो कि मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग ना अपनी क्लास नोटबुक में ही नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको ओ मान लेता हूँ और ये वेक्टर आर है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी जा रही है ई बराबर ई नॉट आर वेक्टर से। ठीक है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द गिवन सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज, वो कह रहा है कि टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से कितना बाहर निकलेगा, ये है क्वेश्चन। अच्छा क्यों है भाई, ये फिर से फ्रीज हो गया। ओहो, हम्म, अच्छा एक बार अभी मैं स्लाइड चेंज करके देखता हूँ, ठीक है, और फिर देखूँगा कि ये आता है कि नहीं आता है। अभी का अभी देख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन चेंज करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्क्रीन, ये स्क्रीन आ रही है, चेक करो, नई स्क्रीन आई क्या? मैं चेंज किए, फिर से चेंज करता हूँ, अगली स्क्रीन आई, ये देखो नई स्क्रीन, पिछली स्क्रीन और उसकी पिछली स्क्रीन। नहीं आ रही है, अरे यार ये क्या हो रहा है। सही ऑब्जर्वेशन है अमन पटेल तुम्हारा, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। कुछ भी नहीं आ रहा यार, क्या करूं बच्चों। दो, अच्छा 2 मिनट का और समय दो बस, है ना, 2 मिनट और मांग रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ यार। देख रहा हूँ भाई, चेक कर रहा हूँ। हम्म, आ गया, पेज चेंज करता हूँ। चेंज हो रहा है पेज ना, बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। अब पेज चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हाँ, सही चल रहा है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं बच्चों। हाँ, ये वाला लास्ट क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखो फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में E बराबर ई नॉट आर दिया है, मतलब रेडियस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है। और मुझे पता है कि एक सॉलिड स्फीयर के केस में भी, सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर सेंटर से आर डिस्टेंस में मैं फील्ड निकालूं तो भी E जो है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये फील्ड यहाँ पाई जा सकती है। तो मैं मान सकता हूं कि ये सिलेंडर इस तरीके से इमेजिन कर लीजिए आप, और इससे फ्लक्स निकाल लीजिए। नहीं, डिवाइस चेंज नहीं किया मैंने, अपना दिमाग लगाया थोड़ा सा, उससे काम बन गया। अभी फ़िलहाल तो फिर आगे देखेंगे। तो मैं कंपेयर करूं तो रो अपॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई नॉट। ये यहाँ से पता चल गया, अपना काम बन गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ रो की वैल्यू है ई नॉट इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। अब किसी ने पूछा इससे टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, तो बहुत आसान है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना, रो इंटू सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू डाली हमने, तो E इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया कैंसिल बच्चों। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू निकल के आती है 3E पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं। तो सी आंसर इज करेक्ट। तो ये मेथड से आप काफ़ी बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। यह है वो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, उस चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, एक मिनट देख तो लो तुम्हें कहाँ तक पढ़ाया था और क्या रह गया है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बस यही रह गया था, इसकी फील्ड निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके सेक्शन में बीचों बीच मैंने एक सिलेंडर चूज़ किया। पिछली बार क्यूबॉइड चूज़ किया था, इस बार सिलेंडर चूज़ किया। ये आर और ये भी आर, ठीक है। ये एरिया ए ले लिया, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर ई है तो इस साइड भी ई होगी, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, 2EA, ठीक है। 2EA बराबर चार्ज इनक्लोज कितना, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ से ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी मज़ेदार आती है और वो आती है रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। सेंट्रल लाइन जो आपको दिख रही है, इस सेंट्रल लाइन से जो डिस्टेंस है ना, उसके प्रोपोर्शनल है फील्ड लाइन और बाहर की ओर, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे बच्चा, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़रा सुनना। और इसकी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी डेफिनेशन जो है ना, अगर ट्रू डेफिनेशन की बात करूं तो मैं तो वही बताऊंगा, क्योंकि हमेशा वही बताता आया हूं। तो वर्क पावर एनर्जी तो मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो बताने की ज़रूरत ही कहाँ है, मैं तो पहले बता चुका हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड एंड इट इज़ इक्वल टू, हाँ बेटा इस चैप्टर के बाद ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, इक्वल्स टू वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ याद आया? इंटरनल कंजर्वेटिव क्यों लेते हैं? इंटरनल इसलिए क्योंकि फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, हाँ इंटरनल इसलिए क्योंकि फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, और कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि पाथ से इंडिपेंडेंट है। याद हो तो मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई है। तो एक बार हम जरा देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या कहता है। तो एक्सप्रेशन देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसको मैं EPE लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। EPE ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेस
दो पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। सर रोटेशन भी पढ़ा दीजिए। वैभव मैं रोटेशन पढ़ा चुका हूँ बेटा, अनशॉस का प्रूफ भी देना है, ठीक है, बिल्कुल देता हूँ। पहले अनशॉस का प्रूफ दे दूँ? चलिए पहले अनशॉस थ्योरम का प्रूफ देते हैं। प्रूफ ऑफ अनशॉस थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले अनशॉस थ्योरम का प्रूफ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनशॉस थ्योरम ये थी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं पॉसिबल है अगर आप केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की प्रेजेंस में हो तो। इसका प्रूफ देने का तरीका सुनना। मान लो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है और स्पेस में कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट है, और यहां अगर मैं चार्ज लाऊं तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। अगर मैं, अभी चार्ज नहीं है यहां पर, अभी पॉइंट ए पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट चार्ज लाऊं, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस जगह पर कोई पॉइंट चार्ज लाऊं तो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, ऐसा मैंने मान लिया बच्चों, ठीक, क्लियर। इस चीज का ध्यान रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं बच्चों, उस पॉइंट पर चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप पार्टिकल रखोगे कहाँ पर, चार्ज को तो हटाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया बच्चों, अब मैंने किया क्या कि अगर यहाँ पर, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो मैं इधर फोर्स, अगर इधर पार्टिकल को डिस्प्लेस करूँगा, अगर इधर डिस्प्लेस करूँगा तो फोर्स इधर लगना चाहिए, यानी कि फील्ड इधर होनी चाहिए। इसी तरीके से ऊपर डिस्प्लेस करूँगा तो फील्ड इधर होनी चाहिए, इधर डिस्प्लेस करूँगा तो फील्ड इधर होनी चाहिए, नीचे डिस्प्लेस करूँगा तो फील्ड ऊपर होनी चाहिए। ऐसे किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूँगा तो फील्ड जो है टुवर्ड्स द सेंटर होनी चाहिए, और फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर केवल तभी हो सकती है जब भी यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा हो। लेकिन हमने क्या कहा था, पॉइंट ए पर चार्ज नहीं है तब फील्ड ऐसी होनी चाहिए, तभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की थी। अभी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यदि मैं यहाँ चार्ज लाऊं तो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो मैं ले आया, मैं लेने के बाद मैंने इधर हिला के देखा, इधर हिला के देखा, इधर हिला के देखा, हर तरफ से फील्ड अंदर की ओर, और अंदर की ओर फील्ड है तो पहले से माइनस क्यू होना चाहिए, और पहले से माइनस क्यू है तो मैं फिर पॉइंट चार्ज लाऊं कहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए ये है प्रूफ गॉस लॉ का, अनशॉस थ्योरम का यूजिंग गॉस लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। तो EPE ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये है Q1, ये है Q2, और ये इनके बीच की डिस्टेंस R। कि बट क्या गारंटी है कि वो सिंगुलैरिटी नहीं है? बेटा सिंगुलैरिटी है तो मैं वैसे ही कह दूंगा कि सारी थ्योरम फेल है, तो मैं तो बात ही वहां की कर रहा हूं जहां सिंगुलैरिटी नहीं है। आया समझ में, ठीक। तो ये हो गया Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R। अब मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ डेफिनेशन से। क्या करने वाला हूँ बताता हूँ। मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं करूँगा ये कि Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है R1, मैं इनके बीच की डिस्टेंस कर दूंगा R2, और देखूंगा कि R1 से R2 करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सिस्टम पहले डिफाइन करते हैं। सिस्टम Q1 प्लस Q2 इंटरनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। अच्छा, अब मुझे निकालना है वर्क, और वर्क अगर निकालना है तो क्या करें, वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो किसी इंस्टेंट पर जाएं, जब ये R डिस्टेंस पर था तब Q2 को देखें कितना फोर्स लग रहा है, तो वो लग रहा होगा कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको इस साइड dr डिस्प्लेस करते हैं तो बच्चों वर्क कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर dr। इसका वर्क निकालने बच्चों R1 से R2 तक, तो वर्क डन आ जाएगा। कितना आएगा, K Q1 Q2 बाई 1 बाई R स्क्वायर का माइनस 1 बाई R होता है R1 से R2। लेकिन ध्यान रख लेना भाई, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ दिस वर्क, तो पहले से वो माइनस साइन हटा देते हैं। K Q1 Q2 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, अगर मैंने माइनस साइन हटा दिया
ओ सॉरी, माइनस साइन अगर हटा दिया तो 1/r2 माइनस 1/r1, ये आएगा बच्चों। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सेकेंड वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस फर्स्ट वाली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ये बात? मैं इसको वापस से लिखने जा रहा हूँ और मैं कहने जा रहा हूँ आपसे कि U2 माइनस U1 इज के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R1। ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। अब याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी, केवल पोटेंशियल एनर्जी, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, बट change in potential energy must have the value as defined by that its definition in physics। मैं कहा बिल्कुल साहब, मैं बताता हूँ आपको। देखिए आप, मान लीजिए Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल और इनके बीच की डिस्टेंस R12 है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता हूँ, मेरा मन के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस सम कांस्टेंट, मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। कि ऐसे डिफाइन करने से क्या होगा कि देखिए आपका हमेशा ऊपर वाला एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। जब आपने Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R1 रखा था, तब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी आएगी? के Q1 Q2 बाई R1। जब आपने इनके बीच की डिस्टेंस R2 कर दी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? सॉरी, प्लस सी, के Q1 Q2 बाई R2 प्लस सी। फिर आपने डिफरेंस निकाला तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो डिफरेंस आएगा सर, वो वही आएगा जो डेफिनेशन से आना चाहिए। चेक कर लीजिए। इसका मतलब मैं ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मान सकता हूँ, और इनफाइनाइट तरीके से लोग मान सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ कि कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स कर देता हूँ। कांस्टेंट की वैल्यू सबसे इजी, सबसे आसान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड एज के Q1 Q2 अपॉन R12, where R12 is distance between those two charged particles। जब मैंने ये डिफाइंड किया तो लोगों ने कहा पोटेंशियल एनर्जी आपने जीरो कहाँ मानी है, क्योंकि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो तो एक बता देते हो रेफरेंस क्या है। जैसे आपने यहाँ जीरो मानी तो आप कहते हो ग्रेविटेशन में यहाँ की mgh है, और ऊपर की जीरो मानी तो नीचे की माइनस mgh, ऐसा होता है ना भाई। तो उन्होंने पूछा यहाँ क्या जीरो मानी है अगर तुमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। मैं कहा बहुत आसान है कि कैसे, कि देख लो ये ज़ीरो कब आएगा, ज़ीरो कब आएगा? तो तब आएगा जब R12, कब? जब R12 टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो आज के बाद पोटेंशियल एनर्जी Q1 और Q2 के बीच की है के Q1 Q2 अपॉन R, ये है पोटेंशियल एनर्जी। एज्यूमिंग potential energy as 0 when distance between Q1 and Q2 is infinite। ठीक है, तो पूरी बात अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि भैया जब इनफाइनाइट पर डिस्टेंस हमने मानी है तो जा कर के 0 हमने एज्यूम किया है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर अपना काम आगे भी बन गया है कि क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर दो से ज़्यादा पार्टिकल हैं गुरुजी तो कैसे निकालेंगे आप, है ना भाई। जैसे मान लीजिए मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स, ऐसा लिख देता हूँ। मल्टीपल पार्टिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्रेटर देन 2। अब आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा सोचता हूँ यार, थोड़ा सा दिमाग खर्च करते हैं अपना। मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। सबसे पहले तो मैं इसको बता देता हूँ क्या होता है, फिर इसको प्रूफ करूँगा। इन सच केसेस EPE is equal to the summation तो ऑब्वियसली अलजेब्रिक होगा, summation of EPE of all possible pairs
ऑल पॉसिबल डिफरेंट पेयर्स। कि मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ मान लीजिए इनके बीच R13 डिस्टेंस है, इनके बीच R23 डिस्टेंस है, इनके बीच R12 डिस्टेंस है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी इस कॉन्फ़िगरेशन की कि Q1 Q3 एक बार पेयर ले लिया R13, 3 अगर चीज़ें हैं तो उनके कितने पेयर बनेंगे? तो हम कहेंगे 3C2, 3C2 बराबर 3 आएगा। हाँ, 3 पेयर बनने चाहिए के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं ये क्यों है, ऐसा क्यों डिफाइंड किया गया है, इसको समझते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने यहाँ पर मान लीजिए Q1 रखा है, ठीक है। अब Q1 अगर रखा है यहाँ पर और मैं इनफाइनाइट से Q2 लाता हूँ, तो इनफाइनाइट से Q2 यहाँ तक लाने में जो मुझे फोर्स वर्क करेगा, जो फोर्स वर्क करेगा उसी का निगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये तो हम पहले ही पता है क्योंकि इनफाइनाइट में हम 0 लेते हैं। तो जब मैं Q2 को ला रहा था तो वर्क कैसा होगा? ये इस बाहर की ओर हर समय कितना फोर्स लग रहा होगा? के Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, और इस फोर्स के अगेंस्ट आप धीरे 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 ला रहे हो और इतना वर्क हो रहा है, और ये वर्क जो है इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा इसका निगेटिव। ठीक, क्लियर भाई? यही तो है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ऑल के अंदर। अब तो इतना वर्क हो गया। अब मैं Q3 को ला रहा हूँ इनफाइनाइट से, ये रहा Q3 यहाँ पर, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लीजिए। जब मैं Q3 को रास्ते में ला रहा हूँगा, क्या कहते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये फोर्स फॉलो करता है कि नहीं करता है? मतलब इस पे लगने वाला फोर्स के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर होगा, और ये वाला लगने वाला फोर्स के Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर होगा। और ये ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि दूसरे के मौजूद होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से अपनी इसकी पोजीशन पे लाता हूँ इनफाइनाइट से, तो ये वाला फोर्स वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपकी अकेले होने पर करता। ये वाला फोर्स भी वैसे ही वर्क करेगा जैसा कि ये अकेले होने पर करता। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इसका मतलब ऑल पॉसिबल पेयर आएंगे, क्योंकि अगर मैं चौथा लाऊंगा तो टोटल 3 पेयर तो ऑलरेडी बन चुके हैं, और चौथे वाले का इन तीनों के साथ आएगा ना भाई? ठीक है ना? तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। और चाहे तो सारे पॉसिबल पेयर भी हो गए, क्योंकि इन 3 की सारी पॉसिबिलिटी हो चुकी हैं, इसकी, इसकी और इसकी, और इसकी इनके साथ अपने फोर्स के कारण आ गई। 5वां लाएंगे तो फिर क्या होगा? ये सारे पॉसिबल हो चुके हैं, अब इसकी सबके साथ पॉसिबिलिटी देख लेंगे। तो ये है इस बात का प्रूफ। ठीक है बच्चा? अच्छा, अब आगे देखो, जनरल एक्सप्रेशन देखो क्या होना चाहिए। जनरल एक्सप्रेशन देखना जरा ध्यान से। जनरल एक्सप्रेशन है U बराबर हाफ सिग्मा I बराबर 1 से n, सिग्मा J बराबर 1 से n, K Q J अपॉन R I J। I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक, अब हाफ क्यों लगाया है बच्चों? चलिए बताइए, हाफ क्यों लगाया है? कोई बता सकता है हाफ क्यों लगाया है? कोई है जो बता सकता हो हाफ क्यों लगाया? इसका बाद में यूज आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। या आप हाफ मत लगाइए, पता है क्या कर दीजिए, बगल में लिख दीजिए, अगर आपको ये हाफ हटाना है ना तो हटा दीजिए, लेकिन बगल में लिख दीजिए I शुड बी ग्रेटर देन J। तो हाफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाफ लगाने की क्यों ज़रूरत है? हाँ, तो या तो हाफ हटा दीजिए, I ग्रेटर देन J कर दीजिए, ठीक है। या फिर आई जे आ सकता है तो जे आई भी आ सकता है, मतलब 1 2 आया तो इस काउंट में 2 1 भी आ जाएगा, यानी कि वही पेयर दोबारा से आ जाएगा, और ऐसे हर पेयर के साथ होगा, तो हमें बाद में हाफ करना पड़ेगा।
क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए एक स्क्वायर है ए साइड लेंथ का, उस स्क्वायर के जितने भी कॉर्नर्स हैं ना उन सब पर चार्ज रखा हुआ है, एक पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू और फिर माइनस क्यू। ठीक, फाइंड टोटल ईपीई, जल्दी से बताइए क्या होगी। हाँ, बेसिक पी एंड सी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए भाई। मन पटेल ने कहा 0। मन पटेल जल्दीबाजी कर जाते हैं। हाँ बेटा, एनएससीपी रिलेवेंट है। देखना ज़रा ध्यान से बच्चों, मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, मैं आपको और भी इस तरीके के क्वेश्चन में गलती आप ना करें उसके तरीके बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप, फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स। वो फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे? NC2 NCR या NC2, यहाँ पर 4C2, 4C2 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। दूसरा, फाइंड पॉसिबल डिस्टेंसेस बिटवीन पेयर्स। पेयर्स के बीच के, पेयर्स की जो डिस्टेंसेस है ना, तो वो यहाँ पर देखिए a है और या फिर √2a है, या तो a है या √2a है, बस उसके बाद ख़त्म है, लिख दीजिए। चलिए देखिए, a डिस्टेंस के कितने हैं? टोटल 6 आने चाहिए। a डिस्टेंस वाले कितने पेयर हैं? 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स ये सारे पेयर के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 4 टाइम्स q इंटू k, q इंटू माइनस क्यू अपॉन a। ठीक है, फिर आते हैं √2a डिस्टेंस किसके बीच की है, तो मुझे पता चला ये है √2a डिस्टेंस, ये और ये, ऐसे 2 पेयर हैं, तो 4 ये a वाले और 2 √2a वाले, टोटल 6 होने चाहिए थे, हो गए। अब ये जो पेयर है ये सिमिलर चार्जेस के पेयर हैं, आप चेक करिए, तो प्लस आएगा k q स्क्वायर अपॉन √2a, इसका समेशन आंसर है इस क्वेश्चन का। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ घर से करके लाने के लिए, वो आप करके लाइएगा। क्वेश्चन है, टोटल कितने क्यूब है अगर, और क्यूब के हर वर्टेक्स पर चार्ज रखा है, लेकिन अल्टरनेट अरेंजमेंट है। साइड लेंथ a है, लेकिन अल्टरनेट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज अपने आजू बाजू निगेटिव चार्ज से घिरा हुआ है, हर पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से हर निगेटिव चार्ज अपने आजू बाजू पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है। अब ये भी कह सकते हैं a डिस्टेंस पर। ठीक है ना बच्चों, ये प्लस क्यू, तो इसकी आपको टोटल ईपीई बतानी है, ये फाइंड करके आइएगा। ठीक, चलिए जी, इसके बाद आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ मुझे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बतानी पड़ेगी, इसलिए अभी चलते हैं। टाटा बाय बाय।